आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले चुनावी रण की कर लेते हैं। इस चुनावी सीजन में पहली वोटिंग कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए होगी। गुजरात से पहले हिमाचल में मतदान हो रहा है, लेकिन नतीजे दोनों ही राज्यों के एक साथ आएंगे। हिमाचल में अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है और वहां हर 5 साल बाद बदलाव होता है। लेकिन क्या इस बार राज्य में दोबारा कमल पर मुहर लगेगी या फिर कांग्रेस वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी में वापसी करने में कामयाब रहेगी? इन सवालों का जवाब कल जनता ईवीएम में कैद कर देगी। वैसे इस पहाड़ी राज्य में क्या चल रहा है, क्या है सियासी गणित और कौन है निर्णायक वोटर, ये आपको आराम से हम समझाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम हैं भारत के आखिरी गांव में यानी चितकुल में। यह है हिमाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 11,320 फीट पर। वोट देना हमने जिसको देना हो उसको देना ही देना है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आपको क्या मांग रही है यहाँ पे सरकार से? ये पता नहीं है, मुस्कुरा रही है, शर्मा रही है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में अक्सर कुछ ऐसे ही खुश मिजाज मुस्कुराते चेहरों से मेहमानों का स्वागत होता है। वहां हमेशा लोगों के चेहरों पर एक अलग चमक रहती है। लेकिन इस बार ये मतदाता विधानसभा चुनाव में किस सियासी पार्टी के चेहरे पर चमक लाएंगे, किसका बेड़ा पार लगाएंगे और किसे मुस्कुराने का मौका देंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हिमाचल के कई हिस्सों में सुबह सूर्य की पहली किरणें काफी देर से पहुंचती हैं, लेकिन कल सुबह ये किरण पहुंचे या न पहुंचे, मतदाता पोलिंग स्टेशन पर जरूर पहुंचने वाले हैं। दरअसल राज्य की 68 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। ये मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और 5 बजे तक चलेगा। इस बार राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जा चुका है। देख सकते हैं सिक्योरिटी के बीच में हम यहाँ पर अब जा रहे हैं। बर्फबारी भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बर्फ से ढकी हुई है। राज्य में इस चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि सर्द मौसम में बर्फबारी से चुनावी कर्मचारियों की मुश्किल बढ़ी हुई है, लेकिन वो इस बड़ी चुनौती से निपटते हुए भी अब सुबह का इंतजार कर रहे हैं, जब वो मतदाताओं की उंगलियों पर नीली स्याही लगाएंगे। यहाँ पर जो सरकार की ओर से जो हमारे को दिशा निर्देश है उस हिसाब से हमने पूरी तैयारी की, मगर मौसम की उससे बहुत समस्या आई, तब भी हमने मैनेज किया। मैडम हम देख रहे हैं पूरा बर्फ की चादर। जी मैडम, 6 इंच बर्फ पड़ा था लास्ट नाइट, तब भी हमने थोड़ा बहुत मैनेज तो किया है। हिमाचल में राजनीतिक दलों के शोर और वायदों के बीच एक भी मतदाता वोटिंग से न छूटे, इसके लिए चुनाव आयोग ने लंबा जागरूकता अभियान चलाया। मकसद एक ही था, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जागरूकता अभियान हमने चलाया पिछले 2 महीने से, तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक इस बार हमने मुहिम रखा है कि 100% मतदान हो, और उसके लिए हम पिछले 2 माह से कोशिश कर रहे हैं स्वीप के तहत, जो सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है। और हिमाचल गवर्नमेंट की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक उत्सव के माध्यम से शुरू किया है, जो एक यूनिवर्सल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थ्रू जो सिस्टमेटिक वोटर्स अवेयरनेस, उसके तहत भी हमने लोगों ने जागरूक किया है। तो इसके तहत हम जो डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पे गए, डिफरेंट स्कूल्स में हमने लिटरेसी क्लब चलाया है, कॉलेजेस में लिटरेसी क्लब चलाया है। चुनाव आयोग के इस जागरूकता अभियान का असर भी दिख रहा है। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर पहुंचने और वोट डालने का वायदा किया है। चुनाव के बारे में सरकार खुद ही जाने, हमें क्या जानना जी। वोट देना हमने जिसको देना हो उसको देना ही देना है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों निर्दलियों के लुभावने वायदों का असर कितना हुआ है, ये कल जनता तय कर देगी। हालांकि सर्द मौसम में सियासी गर्माहट फिर भी करीब महीने भर जारी रहेगी, क्योंकि इसके नतीजे गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ ही यानी कि 8 दिसंबर को आएंगे। तब तक राज्य में चर्चाओं और अटकलों का दौर चलता रहेगा। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार शाम 5 बजे से प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को सत्तारूढ़ बीजेपी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत दूसरे दलों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी।
इसके बाद प्रत्याशी आज घर घर प्रचार करने पहुंचे हुए हैं। आज देर शाम तक कई उम्मीदवारों ने मतदाताओं से मुलाकात कर उन्हें रुझाने की कोशिश की है। इस बार राज्य के 68 सीटों पर कुल 412 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वैसे इस चुनाव में बीजेपी की ओर से वहां प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई नेता प्रचार करने पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से राज्य के नेताओं के अलावा प्रियंका गांधी और कुछ दूसरे नेता स्टार प्रचारक रहे। इनके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान को वहां उतारा। इस पहाड़ी प्रदेश में बीजेपी या फिर कांग्रेस कौन सत्ता का ताज पहनेगा, इस पर फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि इस बार कांग्रेस वीरभद्र सिंह के बिना चुनावी मैदान में उतर रही है। हालांकि उनके निधन के बाद हुए उपचुनावों में पार्टी ज्यादातर सीटों पर कामयाब ही रही है, लेकिन विधानसभा के सीधे चुनावों में पार्टी की असली अग्नि परीक्षा अब है। वीरभद्र सिंह सबसे लंबे समय तक राज्य के सीएम रहे। वो 21 साल से ज्यादा समय तक हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें 5 बार इस पहाड़ी प्रदेश की गद्दी हासिल हुई। वहीं उनसे पहले कांग्रेस के यशवंत सिंह परमार 18 साल से अधिक समय तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 35 है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 35 सीटें जीतनी जरूरी है। वैसे पिछली बार 2017 में बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 21 सीटें और लेफ्ट को 1 सीट हासिल हुई थी। तो इस तरह से वहां जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज मिला। उन्होंने धूमल की गैर मौजूदगी में पार्टी की अगुवाई में 5 साल तक शासन किया। जयराम ठाकुर मंडी जिले की सिराज सीट से आते हैं, तो कल वहां पर भी चुनाव है। लेकिन अभी पहाड़ में कैसा मौसम है, राजनीतिक हवा का मिजाज क्या है, इसी पर और जानकारी दे रहे हैं मेरी सहयोगी कमलजीत संधू। हिमाचल में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लेकिन आपको बता दें गर्माहट है, क्योंकि राजनीति तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब वोट की बारी है। यानी राजनेता कौन होगा, कौन सी पार्टी होगी, वो जनता तय करेगी। 55 लाख वोटर्स हैं और आपको साथ में बता दें 27 लाख उसमें से महिलाएं हैं। जहां तक बात आती है सिक्योरिटी बंदोबस्त की, तो काफी सिक्योरिटी लगाई गई है। यहां पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं रही है। लेकिन आपको बता दें जहां तक बात आती है सिक्योरिटी की, 25,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तकरीबन 6,700 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी पैरामिलिट्री को भी लगाया गया है। यहां पर जो हमने बात की है गवर्नर से और बाकी लोगों से, उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके बाहर वोट करें। और आपको बता दें कांटे की टक्कर है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, और साथ में दोनों की ही मुश्किलें बढ़ाते हुए हैं यहां के डिसिडेंट यानी बागी, और उन्होंने दोनों का ही थोड़ा मुश्किल कर दिया है। अब इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या अब 37 साल से राज्य में जो रीत चली आ रही है वो बदलेगी। दरअसल राज्य में हर 5 साल बाद नई पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। 1985 के बाद से यही हो रहा है, पर फिलहाल क्या 2022 में फिर से अदला बदली वाला रिवाज चलेगा, या वही पार्टी सत्ता पर काबिज होगी जो इस वक्त वहां पर राज कर रही है। साल 1985 की अगर हम बात करें, तब 52 सीटों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई थी, जबकि 1990 में बीजेपी ने 46 सीटें अपने नाम की थी, सरकार बनाई थी। अगली बार यानी कि 1993 में कांग्रेस सत्ता में आई। 1998 में बीजेपी को वहां सरकार बनाने का मौका मिला। साल 2003 में कांग्रेस ने फिर से बाजी मारी। साल 2007 में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। 2012 में कांग्रेस को जनता का साथ मिला और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बने। 2017 में बीजेपी सत्ता में वापस लौटी, लेकिन प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए। इसी वजह से कई नामों पर फिलहाल उसके बाद मंथन हुआ और आखिर में जयराम ठाकुर के नाम पर मोहर लगी। उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 साल तक का उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन 37 सालों का गणित उनके दिमाग में भी घूम रहा है। यानी पहाड़ों में कोई भी पार्टी 5 साल बाद वापसी नहीं करती है।
तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जहां पर बात आती है हिमाचल की, तो यहां पर एक स्विंग स्टेट होने के नाते एक बार बीजेपी रहती है तो एक बार कांग्रेस रहती है। 1985 में सिर्फ रिपीट हुई थी कांग्रेस की सरकार, पर उसके बाद से हमने देखा है कि लगातार एक रिवाज है। लेकिन अब जो स्लोगनेरिंग की जा रही है खासतौर पर बीजेपी द्वारा कि रिवाज बदलेगा, जब बात आती है कांग्रेस की तो वो बोल रहे हैं कि राज बदलेगा, यानी दोनों में ही कांटे की टक्कर है। लेकिन एक अनुमान ये भी है कि जो भी शिमला, मंडी और कांगड़ा में अपना हिस्सा बनाता है, यानी कुल मिला के अगर 68 सीटें हैं तो 33 इन 3 इलाकों से आती है, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से आती है। और पिछली बार 2017 में बीजेपी का परचम यहां पे लहराया था। अगर हम बात करें कांगड़ा में 15 सीटें हैं, तकरीबन 8 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। जहां तक मंडी की बात है 10 में से 9 थे और एक इंडिपेंडेंट सीट थी, उसके बाद वो भी जाके बीजेपी में मिल गए थे। और वहां पे भी अब हम देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। और उसके बाद बात आती है शिमला की, जहां पे 8 सीटें हैं। तो यहां पर जिसकी भी जीत हासिल होगी, यानी अगर 33 सीटें हैं तो 50% सीट्स यहां से आ रही हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को जीतेगा वो ही हिमाचल प्रदेश जीतेगा। दक्षिण भारत के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। बेंगलुरु को हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का तोहफा मिला है। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर चेन्नई मैसूर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। इसके अलावा मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी रवाना किया। देश की 5वीं एडवांस तकनीक, सुपर स्पीड और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पूरी तरह से स्वदेशी ये है देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन। ये वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से भारतीय रेलवे की उड़ान को नए पंख दे रही है। धीरे धीरे इसका जाल पूरे देश में फैलता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। ये देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से मैसूर के बीच चलेगी, यानी इस दौरान अपने सफर में ये ट्रेन करीब 483 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कर्नाटका को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिली। ये ट्रेन चेन्नई, देश की स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु और धरोहरों के शहर मैसूरू को आपस में जोड़ती है। वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन है। इसकी गति सीमा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिसे आने वाले कुछ महीनों में 200 किलोमीटर प्रति घंटे करने की तैयारी चल रही है। वंदे भारत की खास बात यह है कि ये ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा और आराम का खास ख्याल रखती है। इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स लगाई गई हैं। सुविधाओं और सुरक्षा के मामले में इसमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर समेत कई सुविधाएं हैं। नई खूबियों से लैस इस नेक्स्ट जनरेशन वाली वंदे भारत ट्रेन में कवच यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की सुविधा भी है। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस ये ट्रेन नहीं बल्कि नए हिंदुस्तान की पहचान है। आज शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस भी सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि ये नए भारत की नई पहचान है। 21वीं सदी में भारत की रेलवे कैसी होगी, ये उसकी झलक है। वंदे भारत एक्सप्रेस इस बात का प्रतीक है कि भारत अब रुक रुक चलने वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है। भारत अब तेज दौड़ना चाहता है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। साथियों, आने वाले 8-10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।
400 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें, विस्टाडोम कोचेज भारतीय रेल की नई पहचान बनने वाले हैं। 1128 यात्रियों की क्षमता वाली ट्रेन में 16 कोच होंगे, जो बुधवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मैसूर से चेन्नई के बीच इकोनॉमी क्लास या एसी चेयर कार के लिए 921 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं इतनी दूरी के लिए एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1880 रुपए होगा। जो बेंगलुरु से मैसूर जाना चाहते हैं, उनके लिए इकोनॉमी क्लास का किराया 368 और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 768 रुपए रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत को एक और सौगात दी। अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को चलाने वाला कर्नाटक पहला राज्य है। इसमें कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय मिलकर कर्नाटक से तीर्थयात्रियों को काशी भेजने के लिए काम करेंगे। इस ट्रेन के जरिए काशी, अयोध्या, प्रयागराज और दक्षिण भारत के लोगों को जोड़ा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की खासियत ये है कि ये हल्की है और हाई क्लास टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कम समय में तेज रफ्तार के साथ पहुंचने में सक्षम है। जैसे जैसे नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जा रही है, उसमें बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पिछली 2 ट्रेनों के मुकाबले हल्की है और मात्र 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। फिलहाल अभी चल रही सभी वंदे भारत ट्रेनें पूरी तरह से एयर कंडीशन है और उसमें स्वचालित दरवाजे हैं। चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर रूट से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस 4 रूट्स पर लॉन्च की जा चुकी है। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर चलाया गया था। यह रूट करीब 559 किलोमीटर का है, 759 किलोमीटर का है, जो अभी तक का सबसे बड़ा रूट है, जो नई दिल्ली से कानपुर, प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक जाता है। दूसरी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वैष्णो माता मंदिर तक जाती है, यानी कि कटरा तक जाती है। पहली 2 वंदे भारत ट्रेनें फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। इनका रूट 655 किलोमीटर का है, जिस पर वंदे भारत ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इसके अलावा तीसरी वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच दौड़ती है, जो स्वदेशी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का नया और अपग्रेडेड वर्जन है। इस ट्रेन के चलने से गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच 500 किलोमीटर का सफर 5 घंटे 10 मिनट में पूरा हो जाता है। नई ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पुरानी वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। चौथी वंदे भारत ट्रेन हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली स्टेशन तक आती है, यानी कि हिमाचल के अंदौरा रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर को हुई थी और ये ट्रेन सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसकी अधिकतम स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 5वीं वंदे भारत आज लॉन्च की गई है, जो चेन्नई से बेंगलुरु और मैसूर रूट पर चलेगी। इसके अलावा ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी ही देश को छठी और यूपी को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है और उन्होंने बताया कि नई वंदे भारत ट्रेन जल्दी ही सहारनपुर से दिल्ली ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। इसके लिए सहारनपुर से दिल्ली रूट ट्रैक को डेवलप किया जा रहा है, ताकि ये ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सके और यात्रियों को जल्दी ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना आसान हो जाए। बेंगलुरु को आज वंदे भारत के अलावा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की भी सौगात मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टर्मिनल लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस बात की पुष्टि के लिए टर्मिनल 2 की आई तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं। टर्मिनल 2 सुनहरे रंग से सजाया गया है, जो किसी राजमहल से कम नहीं नजर आता और न ही किसी 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल की इमारत से कम दिखता है। इसकी खास बात एक और है, वो ये कि इस टर्मिनल को यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्री सर्टिफाइड प्लैटिनम रेटिंग हासिल हुई है। इतना ही नहीं,
ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल भी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया, जिसके बाद दुनिया के सामने इसकी चकाचौंध भरी तस्वीरें सामने आई हैं। ये टर्मिनल 2,55,645 वर्ग मीटर में फैला है। इसमें 22 कॉन्ट्रैक्ट गेट हैं, 15 बस गेट है, साथ ही साथ 95 चेक इन सुविधाएं और 17 सिक्योरिटी चेक इन लेन्स हैं। इसके लाउंज में 5,932 लोगों के बैठने की क्षमता है। टर्मिनल 2 के पहले चरण की क्षमता सालाना 2.5 करोड़ यात्रियों की है, जबकि भविष्य में यह सालाना करीब 5 से 6 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। जानकारों का मानना है कि इस टर्मिनल 2 को गार्डन सिटी ऑफ बेंगलुरु के तौर पर डिजाइन किया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस टर्मिनल पर पहुंचने पर यात्रियों को बागीचे में टहलने जैसा अनुभव होगा। टर्मिनल के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ हरी भरी हरियाली नजर आएगी और इस खास डिजाइन के लिए अमेरिकी आर्किटेक्चर फर्म स्केडमोर से संपर्क किया गया, जिसके बाद वहां के जाने माने ओवेंग्स एंड मेरिल को चुना गया, जिन्होंने एयरपोर्ट टर्मिनल का डिजाइन तैयार किया है। इस टर्मिनल में 10,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की हरी दीवारें तैयार की गई हैं। हैंगिंग गार्डन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके देश में ही तैयार किया गया। आज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। मैंने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और आज वहां जाकर लगा कि नया टर्मिनल तस्वीरों में जितना सुंदर दिख रहा है, उससे भी ज्यादा भव्य है, आधुनिक है। ये बेंगलुरु के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, जो अब हमारी सरकार पूरा कर रही है। आगे बढ़ते हैं अच्छी और सच्ची खबरों में बात अब नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कर लेते हैं, जिसका इंतजार सबको है। खबर यह है कि एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई देगी। वाराणसी के घाटों की तर्ज पर एयरपोर्ट की सीढ़ियां बनाई जाएंगी। कला और संस्कृति के नजरिए से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत खास होने वाला है। बनारस, जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है, बनारस जिसे शिव की नगरी कहा जाता है, इस शहर को खास बनाने के लिए सबके पास अपनी वजह है। किसी के लिए बनारस प्रेमचंद है तो किसी के लिए बनारस बिस्मिल्लाह खान है, किसी के लिए बनारस बनारसी पान है तो किसी के लिए बनारसी साड़ी, किसी के लिए बनारस जन्म का स्थान है तो किसी के लिए बनारस मुक्ति का द्वार। शिव जी के त्रिशूल पर टिकी इस अलौकिक नगरी की खूबसूरती में चाक चांद लगाती है मां गंगा की बहती ये धारा और उस धारे के किनारे बसे ये घाट। अब बनारस में इन्हीं घाटों की झलक आपको नोएडा में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिलेगी। जेवर में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरी क्षमता के साथ चल रहा है। एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। बताया गया है कि टर्मिनल की सीढ़ियों पर वाराणसी के घाटों की झलक दिखेगी और बिल्कुल हवेली की तरह होगी एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स। ये बहुत सोच के डिजाइन किया है कि ये थोड़ा यूपी का कल्चर दिखाए, यूपी की हिस्ट्री दिखाए, बिकॉज बहुत जरूरी है। यूपी हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है और ये जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सिर्फ हम प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर दावा किया गया है कि साल 2024 के अंत से यहां उड़ानें शुरू हो जाएंगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एयरपोर्ट बहुत ही अहम साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के लिहाज से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस वक्त 1000 से ज्यादा मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं।
स्पीड बिल्कुल सही है। हमारे कंसेशन एग्रीमेंट के मुताबिक हमें ये एयरपोर्ट जो 12 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी का है, हमें ये 2024 की एंड तक डिलीवर करना है। तो हम उसके हिसाब से देखा जाए, जो आप स्पीड पूछ रहे हो, हम बिल्कुल ऑन टाइम है उसके लिए। इस भव्य एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। माना जा रहा है कि 2024 के आखिर तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद हर साल 12 मिलियन यात्री यानी एक महीने में लगभग 10 लाख लोग इस एयरपोर्ट के माध्यम से यात्रा करेंगे। तैयारी फुल स्विंग मोड पर चल रही है। उम्मीद आप भी यही करिए कि 2024 के आखिर तक आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर पाएंगे। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। बात राजीव गांधी हत्याकांड की। इस मामले में सभी 6 दोषी आज रिहा हो गए। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे इन सभी दोषियों की रिहाई हो गई। अदालत ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इन सभी दोषियों को रिहाई का आदेश दिया। नलिनी श्रीहरन, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जय कुमार और रॉबर्ट पार्स। इनमें से ज्यादातर नामों से देश भर के लोग वाकिफ हैं, क्योंकि ये नाम देश के एक बड़े सियासी हत्याकांड से जुड़े हैं। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्रीपेरुम्बदूर में आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। जिन लोगों ने उसे अंजाम दिया था, उनमें ये सभी नाम शामिल थे। लेकिन आज करीब 30 साल बाद उम्र कैद की सजा काट रहे इन सभी दोषियों को जेल से रिहाई मिल गई। नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश सुनाया और आदेश के 1 घंटे बाद सभी को रिहाई भी मिल गई। मई 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए धानु नाम की एक महिला का आत्मघाती हमलावर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस हमले की जांच के बाद 7 लोगों को दोषी पाया गया, लेकिन उनके लंबी सजा काटने के बाद 2018 में तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद मौत की सजा पाए पेरारी वल्लन ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरारी वल्लन को रिहाई दे दी थी। रिहाई से पहले पेरारी वल्लन ने 30 साल से ज्यादा की सजा पूरी कर ली थी। पेरारी वल्लन के बाद नलिनी और दूसरे दोषियों ने भी रिहाई के लिए कोर्ट का रुख किया और पेरारी वल्लन की रिहाई के आधार पर ही आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को रिहा कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के अच्छे आचरण को देखते हुए रिहाई का आदेश सुनाया कि कुछ महीनों पहले ही उनके साथ के दोषी एजी पेरारीवलन को भी सुप्रीम कोर्ट ने जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। ये आदेश इसलिए पारित हुए हैं क्योंकि न केवल ये सभी अभियुक्त कई सालों से जेल में बंद हैं, लेकिन साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार ने उनको रिहा करने की रिमिशन देने की डिसीजन पर रिकमेंडेशन दे दी थी और सरकार के रिकमेंडेशन के बावजूद तमिलनाडु के गवर्नर ने और केंद्र सरकार ने उस रिकमेंडेशन पर कोई निर्णय नहीं लिया था। इसलिए ये सभी अभियुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये कहा कि हम उम्र कैद काट चुके हैं, हमारे को रिहा करने की रिकमेंडेशन राज्य सरकार दे चुकी है, लेकिन हमें तब भी रिहा नहीं किया जा रहा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्लेनरी पावर यानी कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। हालांकि कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की ओर से एक पत्र जारी कर अदालत के आज के फैसले पर सवाल उठाया गया है। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकील नवल किशोर झा से हमने बात की है। उनका क्या कहना है इसको लेकर, सुनिए मेरे सहयोगी संजय शर्मा की उनसे बातचीत। राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि
तमिलनाडु सरकार उन्हें रिहा करना चाहती है, लेकिन राज्यपाल लंबे समय से इस मामले को कोई फैसला इस पर नहीं ले पा रहे हैं, लिहाजा कोर्ट को फैसला लेना पड़ा है। जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली पीठ ने यह फैसला लिया है। इस पर हम बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार की पैरवी कोर्ट में करने वाले वकील हमारे साथ हैं, नवल किशोर झा। झा साहब, ये बताइए इस पूरे फैसले को किस रूप में देखा जाए? गवर्नर के पास में 161 के तहत इसको छोड़ने का पूरा अधिकार था कि 161 में इसको रिमिशन और इसको रिलीज कर दिया सकता था, लेकिन उन्होंने इस पे काफी दिन तक वहां बैठे रहे। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल इस पर फैसला लेने में असहमति जता रहे हैं या वो राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं ये सब सुनने के लिए। और उन्होंने एक पेरीवलन केस की हवाला दिया है कि उसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर किसी का रिकमेंडेशन करता है रिमिशन के लिए या छोड़ने की बात, तो राज्यपाल जो है बाध्य है उसको छोड़ने के लिए, उस पर साइन करने के लिए। जो 2018 से लेकर के अब तक जो है राज्यपाल 4 साल तक उसमें बैठा रहा हुआ है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि पेरीवलन केस को मद्देनजर देते हुए 142 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माननीय न्यायाधीश ने इन 6-7 अभियुक्त को छोड़ दिया गया है। जो पूर्ण न्याय करने के लिए कोर्ट अपनी तरफ से विशेषाधिकार होता है, अधिकार को इस्तेमाल किया गया है। और 6 के 6 साथ के साथ पेरीवलन के केस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सबको छोड़ दिया है। इनके गुड आचरण का भी, इनका अच्छा आचरण को देखते हुए फिर कुछ लोगों ने जेल के अंदर रहते थे कंप्यूटर का डिप्लोमा में लिया है। यानी कि ये है कि यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई रिकमेंड किया है, अगर स्टेट कैबिनेट ने अगर किसी चीज का रिकमेंडेशन किया है, तो राज्यपाल बाध्य होता है उसको 161 के तहत कि उसको माने। और राष्ट्रपति भेजने का इसमें सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए 142 का विशेषाधिकार इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 का 6 अभियुक्त को छोड़ दिया गया है। यही एक ट्रस्ट है लास्ट में। यानी ये फैसला अपने आप में एक नजीर भी है और सुप्रीम कोर्ट को मिले विशेषाधिकार का एक तरह का इस्तेमाल। राजीव गांधी केस के हत्यारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब भारत की जेलों में 76% कैदी ऐसे हैं जो बिना किसी अपराध के तय हुए 2 दशक से ज्यादा वक्त तक सलाखों के पीछे हैं। ऐसे कैदियों को ही विचाराधीन कैदी कहा जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल पुरानी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक देश की जेलों में ऐसे कैदियों की संख्या 3,71,000 से ज्यादा है। यानी बिना अपराध तय हुए करीब 4 लाख विचाराधीन कैदी हैं। अपनी जिंदगी का अहम और बड़ा हिस्सा जेल की चारदीवारी में काट रहे हैं या फिर काट चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषियों को रिहाई कैसे मिल गई। संविधान और कानूनी प्रक्रिया में क्या क्षमादान के प्रावधान हैं? कैसे मिलता है सजा कम करने का अधिकार? मेरे सहयोगी संजय शर्मा से समझने की कोशिश करते हैं। राजीव गांधी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 दोषियों को बरी करने का आदेश दिया है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए विशेषाधिकारों को इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पैराविलियन जो राजीव गांधी हत्याकांड में ही दोषी थे उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था और अब उसी आदेश को बाकी इन सारे 6 लोगों के लिए भी कोर्ट ने इस्तेमाल किया है। यानी ये 6 लोग अब जेल से रिहा हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि प्रियंका गांधी इस मामले में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करने वाली हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं संविधान में और कानूनी प्रक्रिया में कौन कौन सी ऐसी अधिकार, ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो राज्य सरकार को, राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का अधिकार देती है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए ऐसा विशेष अधिकार देता है। इस विशिष्ट अधिकार में सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो सारी चीजें जिनका केस में कोई जिक्र नहीं हो लेकिन कोर्ट को ऐसा लगे तो अपने विवेक से उसका इस्तेमाल कर सकता है, जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद में पूर्ण न्याय करने के मकसद से किया। और ऐसी कई सारी नजीर हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग किया है। अब हम बात करें राज्यपाल और राज्य सरकार। राज्य सरकार को ये अधिकार सीआरपीसी की धारा 432 के तहत मिलता है, जिसमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए या फिर संविधान के अनुच्छेद 161 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल किसी को समय से पहले उसकी सजा माफ कर सकते हैं, उसे रिहाई का आदेश दे सकते हैं, क्षमादान का अधिकार है। लेकिन राज्यपाल के लिए बंदिश है कि वो राज्य के मंत्रिमंडल उसकी सिफारिश के अनुसार ही वो काम करता है, उसकी सलाह के अनुसार काम करता है। इस मामले में भी यही था कि जयललिता सरकार ने 2018 में जो
कैबिनेट की सिफारिश की थी इनकी रिहाई की, राज्यपाल ने उसे ये कहते हुए कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया और तब से मामला 4 साल से लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि जब राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया तो हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार, राष्ट्रपति को भी अधिकार है, किसी को क्षमादान का अधिकार, किसी को मृत्युदंड की सजा में भी राष्ट्रपति उन्हें क्षमा कर सकते हैं और ये भी राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। कुल मिलाकर संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं राज्य सरकार के लिए, अगर उन्हें संविधान के अनुच्छेद 161 या फिर सीआरपीसी की धारा 332 का इस्तेमाल करना है तो ऐसे में 14 साल या इससे ज्यादा जो जेल में गुजार चुके हों, चाल चलन अच्छा हो, उन तमाम चीजों को, कई शर्तें और क्राइटेरिया हैं जिनको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सिफारिश करती है और राज्यपाल उस सिफारिश को मानने को बाध्य होते हैं। ये बाध्यकारी है सिफारिश। लेकिन इस मामले में जरूर ऐसा हुआ कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया और मामला लंबित था, लेकिन संविधान में, कानूनी प्रक्रिया में ये सारे प्रावधान हैं जो राज्यपाल जिसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मंत्रिमंडल यानी सरकार की सिफारिश के मुताबिक और राष्ट्रपति भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के मुताबिक इन सारी दया याचिकाओं पर, इन सारी याचिकाओं पर अपना निर्णय लेते हैं।